brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। G20 लीडर्स समिट का समापन अब हो चुका है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों के हवाई जहाज अपनी अपनी यात्राओं की उड़ान उड़ चुके हैं। हमारे देश से जाते मेहमान बहुत सारी बातें छोड़ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर में एक रिव्यू मीटिंग करवाने का आह्वान किया है। ये मीटिंग इन्हीं G20 देशों के बीच होगी, ऐसी प्रस्तावना है। देश अभी कितने सहमत होंगे इसके लिए हम नहीं जानते। साथ ही G20 बैठकों से अलग प्रधानमंत्री ने देशों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी की, जिन्हें बायलैटरल मीटिंग्स कहा जाता है। इन मीटिंग्स का फलसफा क्या रहा, मीटिंग से लौटकर नेताओं ने क्या क्या बयान दिए और बाकी माहौल पानी कैसा रहा, ये सब जानेंगे, सुनेंगे, गुनेंगे आज। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। जब G20 समिट का शिराजा बिखर चुका है, नेता परेता घर लौट चुके हैं, कुछ लौट रहे हैं, तो बात हो रही है कि बात क्या क्या हुई। सबसे पहले हम आपको छोटे में G20 के टेक अवेज क्या थे वो बताएंगे। किन किन ज़रूरी बातों को हमें समझना होगा ताकि इस पूरी कवायद का हम कोई हासिल निकाल सकें, समझ सकें। G20 लीडर्स समिट की बैठकें मोरक्को भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ शुरू हुई। फिर एक प्रस्ताव आया कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया जाए। सहमति आई और अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने का रास्ता खुल चुका है, यानी G20 अब बनेगा G21। फिर 10 सितंबर की रात जब समिट की समाप्ति की आधिकारिक घोषणा हुई तो एक कीवर्ड प्रकाश में आया, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। 37 पन्नों का घोषणा पत्र था ये। इससे सभी की सहमति से तैयार किया गया है, लेकिन इसको समझने से पहले कुछ कॉम्बिनेशन आप समझ लीजिए। यूएस और यूएस का समर्थन करने वाले सभी देश रूस और चीन के विरोधी से लगे। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चलता रहा। सऊदी अरब और अमेरिका के संबंध थोड़े खट्टे हुए हैं। सऊदी चीन के थोड़ा नज़दीक पहुंच गया है। अब आया डिक्लेरेशन। भारत के शेरपा अमिताभ कांत का बयान भी आया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जो घोषणा पत्र सामने आया उसका सबसे कठिन हिस्सा था रूस यूक्रेन युद्ध। 200 घंटे की बातचीत, 300 से ज़्यादा मीटिंग्स, 15 ड्राफ्ट्स, तब जाकर G20 का घोषणा पत्र बनाया जा सका। दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है इसमें? साइबर क्राइम को लेकर विजिलेंस पर सहमति बनी, सख्त टिप्पणी की गई। बायोफ्यूल अलायंस बनाने की बात हुई। इसके फाउंडिंग मेंबर हैं भारत, यूएस और ब्राज़ील। क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल पॉलिसी बनाने की बात हुई। कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने पर भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की बात पर जोर दिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF पर टिप्पणी की गई। विश्वव्यापी स्तर पर प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने की बात हुई। डिजिटल इकॉनमी और मल्टीलैटरल बैंकिंग संस्थाओं में सुधार पर भी सहमति बनी। महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व में उनकी भागीदारी पर सहमति बनी। आपको लगेगा कि ठीक तो है, लेकिन कुछ और मुद्दे हैं जो दुनिया को चलाते हैं, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध या यूक्रेन पर रूस का आक्रमण। इस पर सभी देशों ने निंदा की, शांति की अपील भी की। ये युद्ध का दौर नहीं, ऐसे रस्मी वाक्य भी कहे गए, लेकिन रूस का कहीं नाम ही नहीं लिया गया। मतलब दो लोगों की लड़ाई की बात हुई, एक का नाम हुआ लेकिन एक का नाम लिया ही नहीं गया। ऐसा कुछ हुआ, या जो हुआ वो ऐसा ही लगा। इस पर यूक्रेन ने आपत्ति भी जताई है। इसके अलावा एक और बात हुई, ये बात समिट से इतर है वैसे, यह है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEEC पर सहमति। क्या है ये? इसमें भारत, US, UAE, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और EU शामिल हैं। इसके तहत भारत से यूरोप के रूट को समंदर और रेल से जोड़ने की योजना है। भारत से UAE, फिर वहाँ से सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस के रास्ते यूरोप में एंट्री, ट्रेन, रोड, पानी के जहाज़ सब चलेगा, व्यापार बढ़ेगा, ऐसा अनुमान है। अनुमान ये भी है कि ये प्रोजेक्ट चल निकला तो भारत यूरोप के बीच बेहद कम समय में सामान लाना ले जाना हो सकेगा, पैसा बचेगा। सो अलग ध्यान रहे कि ये प्रोजेक्ट चीन की काट के तौर पर देखा जा रहा है। चीन ने भी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, कई देशों से ऐसे ही माध्यमों से व्यापार करने का काम किया है। अब ये हो पाएगा या नहीं, जो इंडिया से यूरोप तक का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल होने के बाद पता चलेगा, जब ये पता चलेगा कि अलाइनमेंट एग्जैक्टली कहाँ है, कहाँ कौन सा पुल, कहाँ कौन से टनल, कौन सा पोर्ट है, और सबसे मेन चीज़ फंडिंग कैसे होगी। हालांकि इन बातों को हमने ज़्यादा डिटेल में आज के दुनियादारी में बताया है। आपकी रुचि हो तो आप उसे ज़रूर देखें। इसके साथ ही ये भी बताना ज़रूरी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की एक रिव्यू मीटिंग करने के लिए कहा, जिससे हमने कुछ देर पहले भी बताया। उन्होंने सभी सदस्यों के सामने प्रस्ताव रखा कि नवंबर के महीने में सभी सदस्य
एक वर्चुअल मीटिंग का हिस्सा बने और अभी किए जा रहे वादों दावों पर कितना सफल साबित हो रहे हैं और तैयारी कितनी रंग लाई, इस पर बात की जा सके। वैसे ये बात आपके ध्यान में रहे कि G20 की जो लीडरशिप भारत को मिली है बाय रोटेशन, उसकी मियाद नवंबर महीने तक की ही है। तो इसी कंडीशन का लाभ उठाते हुए प्रधानमंत्री ने नवंबर के आखिरी महीने में इस रिव्यू मीटिंग का कॉल दिया है। ये साफ करना ज़रूरी है कि ये बस एक कॉल है, इसकी फॉर्मल तैयारी की जाएगी। आने वाले समय में दुनिया भर के नेताओं से तारीख ली जाएगी, बहुत सारी तैयारियां चाहिए, तब जाकर ये मीटिंग संभव होगी, क्योंकि सारे लीडर्स का टाइम मैच होना चाहिए और वो विलिंग होने चाहिए आने के लिए। उनके डेलीगेशंस इसकी तैयारी करेंगे कि क्या बात होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। इस पूरी कवायद और साथ ही टेक अवे को सही तरीके से जानते हैं अपने विशेषज्ञों के माध्यम से। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो अब हमने 10 सितंबर को हमारा जो ये शिखर सम्मेलन खत्म हुआ और उसके बाद हमारे पास अध्यक्षता तो रह जाती है 30 नवंबर तक, और हम इस बीच में कुछ काम ही नहीं करें, अक्टूबर नवंबर और आधा महीना 20 दिन यहाँ के। तो इसीलिए मैं समझता हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देना चाहूंगा जो उन्होंने ये निर्णय लिया है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है जो ना तो भारत कुछ काम करेगा ना ब्राजील कुछ काम करेगा, जिसके पास नई अध्यक्षता आने वाली है। तो अब जो हमने कहा है, जो हम नवंबर में ये देखेंगे, जो निर्णय हमने लिए हैं अभी, जो हमारी फाइनल डिक्लेरेशन में, लीडर्स डिक्लेरेशन में आया है, उनके ऊपर हम उनको कितना आगे ले जा पाते हैं, उनके ऊपर क्या काम कर पाते हैं। बहुत मुश्किलें हैं, जैसे ये विकासशील देशों के लिए उनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके लिए हमने कुछ उपाय समझाए हैं इसमें। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को, उनमें क्या रिफॉर्म होना चाहिए, IMF में क्या रिफॉर्म होना चाहिए। जो अभी इन्होंने कहा है, जो $100 बिलियन जो विकसित देशों ने देना है विकासशील देशों को मिटिगेशन के लिए, उन्होंने कहा है 2023 में हम इसको जरूर देंगे, पूरा करेंगे। उसमें हमने कितनी प्रगति की है, कितनी प्रगति पाई है। तो देखिए, बहुत निर्णय लिए गए हैं इसमें, और ये जब एक वर्चुअल समिट होगा नवंबर में, तो ये इसका एक स्टॉक टेकिंग किया जाएगा। G20 की प्रेसिडेंसी होती है, वो एक ट्रॉइका सिस्टम में काम करती है। ट्रॉइका सिस्टम का मतलब होता है कि इनकमिंग प्रेसिडेंट, सर्विंग प्रेसिडेंट और आउटगोइंग प्रेसिडेंट मिला के वो ट्रॉइका बनाते हैं। तो हिंदुस्तान इस समय इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील के ट्रॉइका का मेंबर है। कुछ दिन बाद जब ये ऑफिशियली ब्राजील ग्रहण कर लेगा प्रेसिडेंसी को, तो हिंदुस्तान फिर बन जाएगा दूसरे ट्रॉइका का मेंबर, जो होगा आउटगोइंग प्रेसिडेंट हिंदुस्तान, इनकमिंग प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका और अब उस वक्त सर्विंग प्रेसिडेंट ब्राजील। तो ये जो ट्रॉइका सिस्टम है, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि आप एक कंटिन्यूटी यानी निरंतरता बना के रखें। तो आई थिंक ये जो 1 महीने के बाद जो समिट, वर्चुअल समिट होनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी उस ट्रॉइका में निरंतरता की दृष्टि से, जिसको की बनाने की कोशिश करी जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये इसकी वैल्यू है। साथ ही बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि G20 की मीटिंग के समय माहौल कैसा था, मीटिंग का हाल कैसा था, मिजाज कैसा था, रंग ढंग संग के स्केल पर बातें कहां तक पहुंची। इसका बेहतर जवाब हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर नहीं दे सकते, तो जवाब सुनते हैं उन पत्रकारों से जो वहाँ मौजूद थे और इस मुद्दों पर बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई। आप उन्हें सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि G20 भारत के लिए बड़ी कामयाबी रही है। किसी भी दृष्टि से आप देखें तो जिस तरह से आयोजन किया गया, जो डिटेलिंग की गई, और केवल दिल्ली में जो आखिरी 2 दिन नहीं, लेकिन पूरे साल भर 200 से ज्यादा मीटिंगें होती हैं, 60 शहरों में होती है, यानी देश भर में होती है। तो G20 का एक माहौल बनाया गया। देखिए, औपचारिक तौर पर ये जब डिप्लोमेटिक मीटिंग्स इस तरह से होती है तो 1-2 दिन का बैंड बाजा बारात होता है, लेकिन जिस तरह से लगातार G20 की ब्रांडिंग हुई, तो मुझे लगता है उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो भारत ने एक तरह से दुनिया को दिखा दिया कि G20 को के द्वारा अपनी एक सॉफ्ट पावर भी और अपनी एक डिप्लोमेटिक ताकत दोनों दिखा दिए। और आखिर में जब दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता हुई और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की अनाउंसमेंट भी साइडलाइन पर हुई, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप। तो पूरा चित्र अगर हम देखें तो आप किसी भी दृष्टिकोण से, जैसे मैंने कहा, देखें तो आपको मानना पड़ेगा कि भारत के लिए और मोदी सरकार के लिए G20 एक सफलता रही है।
हमने पिछले हफ्ते के ललन टॉप शो में बताया था कि रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे हैं। मीटिंग फिर भी संपन्न हो गई। ऐसे में समझना ज़रूरी है कि क्या पुतिन और शी जिनपिंग के न होने से मीटिंग पर कोई असर पड़ा, कोई पार्श्व फीका पड़ा। क्योंकि अगर चलताऊ भाषा में महाशक्ति कहकर पुकारना हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ही पहुंचे थे। तो पहले हमारे एक्सपर्ट से पुतिन और जिनपिंग की अनुपस्थिति को समझ लेते हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर आप दिल्ली डिक्लेरेशन देखें तो रूस और चीन ने तो अपनी बात रख दी। ये जो पश्चिमी देश है, यूरोप के देश है, अमेरिका के देश है, अमेरिका जैसे देश है, उन्होंने एक तरह से अपने स्टैंड जो कड़ा रुख था यूक्रेन को लेकर खास करके, उसमें थोड़ी नरमी जताई। बाली डिक्लेरेशन में 1 साल पहले जब G20 समिट हुआ था, वहां रशिया की डायरेक्टली आलोचना हुई थी, जो इस बार नजर नहीं आई। इस बार बड़े सूझबूझ कहिए या बड़े समझदारी से जो रेजोल्यूशन दिया गया, उसमें रशिया को टारगेट नहीं, डायरेक्टली नहीं किया गया, लेकिन इशारों में सब कुछ कहा गया। तो मैं समझता हूं रूस और चीन ने एक तरह से उन्होंने तो अपनी बात रख दी कि उन्होंने देख लिया कि रूस को डायरेक्टली टारगेट नहीं करना है। लेकिन साथ साथ मैं कहूंगा कि जिस तरह से ये इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर की घोषणा हुई, वो कहीं ना कहीं हो सकता है चीन की जो वन बेल्ट वन रोड की बड़ी एक सपना है कि दुनिया को जोड़ने का, उसको एक चुनौती दे सकती है। यानी अगर ये भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप का कॉरिडोर वाकई टेक ऑफ होता है तो वो भारत के लिए एक और बड़ी एक तरह से उपलब्धि हो सकती है। ये जो, और दुनिया को भी मुझे लगता है चीन को अगर कंटेन करना है तो एक ये ऑल्टरनेटिव है। तो रूस और चीन के ना आने से मैं नहीं समझता इतना फर्क हुआ। और हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि चीन और रूस ये ऐसी ताकतें हैं जो जिसके साथ मुकाबला करना आसान नहीं है दुनिया को। लेकिन जो डिक्लेरेशन हुआ उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज था, दोनों तरफ से था, लेकिन ज्यादातर अमेरिका और वेस्ट ने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया। अब बात बाइडेन की। जो बाइडेन के साथ मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर की जो बातें हुई, उसका जिक्र व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर मौजूद भारत यूएस जॉइंट स्टेटमेंट में किया गया। कहा गया कि दोनों नेताओं ने दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ करने के लिए बात की। दोनों देशों के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आज़ादी, लोकतंत्र, मानवाधिकार और नागरिकों को सम्मान अवसर दोनों देशों की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये बयान देखकर ऐसा लगता है कि दोनों नेताओं ने एक कॉमन पेज पर बात कर ली। लेकिन जब बाइडेन वियतनाम गए, जहां वो फाइनली प्रेस से मिल पाए, तो उन्होंने प्रेस से बात की और उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से फ्री मीडिया और मानवाधिकारों के सम्मान की बात हुई। अब ऐसे देखें तो ये बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि इस साल प्रधानमंत्री मोदी भी जून के महीने में यूएस गए थे। उस समय भी कई संगठनों ने भारत में कथित तौर पर गिरते प्रेस फ्रीडम इंडेक्सेस का मुद्दा उठाया था। तब एक पत्रकार और पीएम मोदी के बीच जो बातचीत हुई, जो एक्सचेंज हुआ, वो वायरल भी हुआ था। फिर G20 आया, अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत आना था, तो जब मोदी और बाइडेन के बीच बात होनी थी, उस समय और ज़्यादा मीडिया की उपस्थिति की डिमांड यूएस की तरफ से रखी गई। साथ ही ये डिमांड भी रखी गई कि जब मोदी और बाइडेन की मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर हो तो वहाँ भी मीडिया वाले रहें। आउटलुक में छपी खबर बताती है कि मोदी सरकार की ओर से इसके लिए इनकार किया गया। CNN से बात करते हुए यूएस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन ने कहा कि बाइडेन सरकार ने मीडिया से इनफॉर्मल मीटिंग का भी प्रस्ताव रखा था, जिसे प्रेस पूल स्प्रे कहा जाता है। प्रेस पूल स्प्रे में पत्रकार बिना माइक कैमरे के नेताओं से मिलते हैं, अपने सवाल रखते हैं, नेता कुछ सवाल अपनी मर्जी से चुनकर जवाब देते हैं। मतलब इसमें पत्रकारों से ज़्यादा मर्जी चलती है नेताओं की। इस डिमांड को भी मोदी सरकार ने नहीं माना, ऐसा जेक सलिवन ने कहा। फिर बाइडेन वियतनाम गए तो वहाँ से उनका बयान आया। इसीलिए ये संदेह होना लाजमी है कि जो साझा स्टेटमेंट मीडिया के सामने आया, सरकारी वेबसाइट पर अपलोड भी हुआ, उसे टाइप करने में क्या कोई चूक हो गई है या कुछ बातें जो हुई वो स्टेटमेंट में नहीं डाली गई, और गलती अगर हुई है कहीं भी किसी से भी तो वो कौन है। सुनते हैं कि एक्सपर्ट्स इस मामले पे क्या सोचते हैं। जी, ये ऐसा कोई नया विषय नहीं है जो यूएस अलग अलग तरीके से रेज नहीं करता आ रहा है। काफी सारे रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स आए हैं यूएस से, जहां पर भारत में अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर काफी बातें हुई हैं। तो ऐसा कुछ इसमें चौंकाने वाली बात नहीं है कि बाइडेन कहते हैं कि मैंने इन मैटर्स
को रेज किया। हाँ, ये आपको वियतनाम जाने के बाद उनके बात करने से पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें प्रेस से बात करने का मौका नहीं मिला। अब इस पर पॉलिटिक्स काफी हो रही है कि व्हाइट हाउस एक प्रेस इंटरेक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहता था, पर हमारी सरकार ने कहा कि नहीं, इस तरह की प्रेस इंटरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। बायलैटरल के बाद, जो कि पहली इवनिंग को हुआ था, शुक्रवार की इवनिंग को, जब बाइडेन पहुंचे नई दिल्ली और सीधे वो गए लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री मोदी से मिलने, उसके बाद की बात ये है कि व्हाइट हाउस ऑर्गेनाइज करना चाहता था प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हमने उन्हें करने नहीं दिया ना। इस बात पर ये पॉलिटिक्स कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, पर इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करने में थोड़ी मुझे दिक्कत इसलिए है क्योंकि काफी सारे वर्ल्ड लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए। जस्टिन ट्रूडो का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा, आपने इमैनुअल मैक्रोन का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, एर्दोगान का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, टर्किश प्रेसिडेंट का प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज सुबह निकलने से पहले ब्राजील के प्रेसिडेंट ने, लूला डी सिल्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो किशिडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो काफी लोगों ने अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए और अपने अपने मुद्दे रखे। काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी उसमें रखे गए। जस्टिन ट्रूडो ने सारे सवालों का जवाब दिया। इमैनुअल मैक्रोन ने क्लाइमेट एक्शन पे जो इंडिया का पोजीशन रहा है उससे थोड़ा हटके अपना पोजीशन बताया कि डेवलप्ड कंट्रीज पे सारा भार नहीं होना चाहिए, इमर्जिंग कंट्रीज को भी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो इस तरह से कि आप कहोगे एंटनी ब्लिंकन ने इंटरव्यूज दिए हैं इंडिया में यहाँ पर। अब उनकी चॉइस है कि उन्होंने इंडियन मीडिया को नहीं दिया, पर मैं उन कुछ मीडिया पर्सन्स में से थी जिन्होंने एंटनी ब्लिंकन को एक इंटरव्यू रूम से दूसरे इंटरव्यू रूम तक चेज किया। इंडियन मीडिया को उन्होंने साउंड बाइट नहीं दी। तो ऐसा नहीं था कि यूएस के पास कोई मौका नहीं था यहाँ पर बोलने का। तो इसके इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स हो रही है वो मुझे थोड़ा ऑफ ट्रैक लग रहा है। पर जो मुद्दा जो बाइडेन का कहना है कि मैंने उठाया प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जैसा कि मैंने कहा, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इस विषय का जिक्र आपने सुना नहीं है यूएस की तरफ से, आपने पहले भी इस विषय का जिक्र सुना है, तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट इट हैज कम दिस टाइम। कि इसको मैं ऐसे समझती हूँ कि ये कहीं से भी जो लार्जर पॉलिसी डिसीजंस हैं या जो बाय पार्टिसन कंसेंसस है अमेरिका में इंडिया के इंपॉर्टेंस को लेकर, ये उसको नहीं रिफ्लेक्ट करता। ये देखिए कहीं ना कहीं क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये डेमोक्रेट्स के विद इन जो ह्यूमन राइट्स लॉबीज हैं, अगर उनको भी घर लौट के उनको चेहरा दिखाना है और उनको भी बताना है कि हमने इंडिया के साथ जो ट्रैवल किया, जो G20 का, उसमें हमने 50 तारीफें करी, तो हमने उसमें से देखिए ये 2-4 चीजों पर उनको पुल अप भी किया। ये पुरानी पॉलिसी रही है। आई थिंक धीरे धीरे क्या होता है कि इस गेम को सब लोग समझने लग जाते हैं कि डीप स्टेट में ये चीज रिफ्लेक्ट नहीं करती। जनरली भारत की जो इम्पोर्टेंस है अमेरिका के लिए, उससे वो भी कम नहीं होती। पर जैसे मैंने कहा कि उनको भी अपनी जो बहुत सारी ह्यूमन राइट्स लॉबीज हैं और उनको भी तो मैनेज करके चलना है ना, क्योंकि उनका भी तो वोट वहां से आ रहा है। और आप इस बात को याद रखें कि बाइडेन भी अब आने वाले इलेक्शंस की तैयारी में है, क्योंकि अमेरिका में 2024 में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इस तरीके पर जो है आपको इनको इस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। एज अ स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट मैं इन चीजों को एक तरह से एक आउटर नॉइज के रूप में देखती हूँ, जिनका हमारे कोर रिलेशन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन G20 में जिस एक डायलॉग, जिस एक बातचीत ने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बनाई, वो था भारत और कनाडा के बीच हुआ संवाद। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और भारत से नरेंद्र मोदी के बीच मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भारत ने अपना स्टेटमेंट जारी किया। इस स्टेटमेंट में चरमपंथी अलगाववादियों द्वारा कनाडा में की जा रही कथित एंटी इंडिया कार्रवाइयों के प्रति चिंता व्यक्त की गई। आसान करके बता देते हैं आपको, कनाडा में बीते कई मौक़ों पर खालिस्तान समर्थक सामने आए। खालिस्तान की मांग की कुछ मौक़ों पर भारत का झंडा भी जला दिया गया, ऐसी खबरें आईं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने स्टेटमेंट में कहा, ये तत्व अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों पर उनको धमकी दे रहे हैं। और संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के साथ ऐसी ताकतों का गठजोड़ कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे खतरों से निपटने के लिए दोनों देशों का आपस में सहयोग करना ज़रूरी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से आया जो स्टेटमेंट था। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कनाडा संबंधों की प्रगति के लिए आपसी सम्मान और विश्वास आवश्यक है। इस पर जस्टिन ट्रूडो का भी जवाब आया।
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, अभिव्यक्ति और विचारों का समर्थन करेगा। साथ में ये भी कहा कि कनाडा हिंसा और नफरत को रोकने के सभी प्रयास करेगा और साथ ही ये भी कहा कि कुछ लोगों के एक्शन कनाडा में बसी एक पूरी कम्युनिटी या पूरे कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस सामान्य ज्ञान की बात है कि कनाडा में सिख समुदाय की एक बड़ी जनसंख्या रही है। रिपोर्ट्स की माने तो इस समुदाय का एक छोटा सा हिस्सा खालिस्तान के रूप में एक अलग देश की मांग कर रहा है। ये हो तो वैसे रहा है बीते लंबे समय से, लेकिन हाल के दिनों में ये विवाद बड़ा होने लगा है या नॉइज़ बढ़ गई है। हिंसक प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। ध्यान रहे, ट्रूडो और मोदी का संवाद उस समय सामने आया है जब कुछ दिनों पहले ही कनाडा और भारत ने एक ट्रेड डील को लेकर हो रही बातचीत को ठंडे बस्ते में डाल दिया। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक 1 सितंबर 2023 को कनाडा ने अनाउंस किया कि वो भारत से ट्रेड को लेकर बातचीत को पॉज कर रहे हैं। ये बातचीत कब पॉज हुई? जब 3 महीने पहले ही दोनों देशों ने एक ट्रेड डील के लिए सहमति से जताई। फिर ट्रूडो इंडिया आते हैं और G20 में जो होता है वो भी हमने आपको बता दिया। तो क्या भारत और कनाडा में एक लंबा तनाव चल रहा है और इसके क्या मानी है? एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, आप सुनिए। ये तो सबके लिए काफी जाहिर था कि किस तरह के रिलेशंस हो रखे हैं इंडिया और कनाडा के बीच। ट्रेड डील पर एक स्मॉल करेक्शन, हम कनाडा ने कैंसिल नहीं किया, उन्होंने कहा है कि हम पॉज कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए ये हम नहीं समझ सकते, क्योंकि 3 महीने पहले ही उससे पहले बात हुई थी कि हम इसको फास्ट ट्रैक करके इस FTA एग्रीमेंट को हम इस साल कंप्लीट करना चाहते हैं। फिर अचानक से 3 महीने बाद कनाडा की तरफ से इंडिया को बताया जाता है बेग योर पार्डन कि हम इसे पॉज कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं ये हम नहीं जानते। वेरी सरप्राइजिंगली इस बात का जिक्र भी नहीं आया, जो बायलैटरल भी नहीं कह सकती मैं, एक पुल साइड मीटिंग जो हुआ था, स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल मीटिंग भी नहीं था। रिलेशंस इस वक्त एक रफ पैच से गुजर रहे हैं। हमने काफी सारे जो स्टेटमेंट दिया है, जो MEA ने स्टेटमेंट दिया है, जो प्रधानमंत्री मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच जो वार्तालाप हुई उसके बारे में काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे कि हमने दो टूक तरीके से कह दिया है उनको कि ये जो अटैक्स और थ्रेट्स हैं हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस पर, हमारे डिप्लोमेट्स पर, हमारे इंडियन सिटीजन्स पर, कनाडा में हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर, ये हम इसके खिलाफ हम एक स्ट्रॉन्ग कंसर्न रेज करते हैं और हम चाहते हैं कि कनाडा इन सब जो फोर्सेस है आई बेग योर पार्डन, जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस है, इनके लिंक्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग सिंडिकेट्स वगैरह, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से इसकी तहकीकात करे, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का कंसर्न नहीं है, ये कनाडा के लिए भी थ्रेट बन सकता है। तो हमने दो टूक तरीके से कह दिया है। अब कनाडा का कहना है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा, उनका कहना है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ये पीसफुल प्रोटेस्ट हम अलाउ करते रहेंगे। हाँ, अगर कोई चीज एक हेट्रेड या वायलेंस का रूप ले लेती है तो हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। पर जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज हमने देखा, खासतौर पे ये सवाल पूछा गया था जस्टिन ट्रूडो से कि जब सुबह वह राजघाट पे गए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें साबरमती आश्रम का जो रेप्लिका बना हुआ था पीछे वो दिखाने की कोशिश की, एक तरह से ऐसा लगा कि जस्टिन ट्रूडो ने अपना हाथ झटक लिया मोदी से। फिर फोटो भी आई, जो आप देखेंगे जस्टिन ट्रूडो के हैंडल से जो फोटो दी गई उस बायलैटरल मीटिंग की, उस पुलिस साइड की, वो दोनों काफी गंभीर लगते नजर आ रहे हैं। जबकि जो इंडिया ने जो फोटो रिलीज की उस पुलिस साइड की, एक वार्म पोलाइट हैंडशेक का फोटो था। तो कनाडा जो है एक तरह से दिखाना चाहता है कि उसके रिलेशंस अच्छे नहीं है। जो जस्टिन ट्रूडो ने इस बात का जिक्र भी किया था कि फॉरेन इंटरफियरेंस इन कनाडा पे उन्होंने इस मामले को रेज किया है। ये वो बात है कि कनाडा का कहना है कि कुछ स्टेट एक्टर्स और कुछ प्रॉक्सीज रशिया की ओर से, चाइना की ओर से, इंडिया की ओर से, ईरान की ओर से, ये इंटरफियर कर रहे हैं कनेडियन इलेक्शंस में। उनका कहना है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज कनेडियन इलेक्शंस में इंटरफियर कर रही है। तो कनाडा ने जिस तरह से एक कड़ा रुख अपनाया, उसी तरह से इंडिया ने भी एक कड़ा रुख अपनाया कि ये जो प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज जो कनाडा में जिसको बढ़ावा मिल रहा है उसको इंडिया टॉलरेट नहीं करेगी। अगर म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट रहना है दोनों देशों के बीच, तो आगे चलते अगर इन एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया गया तो वो ट्रस्ट टूट जाएगा। तो जिस तरह से मैं इस वक्त इस रिलेशनशिप को देख रही हूँ, जिस तरह से पॉज कर दिया इन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट पर भी, ट्रेड डील पर भी, थोड़ा वक्त लगेगा इस वक्त इस रिलेशनशिप को संभालने में, पर इस वक्त काफी रफ पैच है इस रिलेशनशिप का। इसके अलावा इतना बड़ा हमने आयोजन देख लिया और भी कुछ छोटी बड़ी मीटिंग हो रही हैं, होंगी भी।
ऐसे में भारत किस राह पर है? एक होस्ट और एक देश के तौर पर हमें कितना कूटनीतिक लाभ हुआ, कितना राजनीतिक लाभ हुआ? क्योंकि जानकार ये तो मानते हैं कि भारत की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई है, लेकिन मजबूती के मायने हमें समझने पड़ेंगे। सो इसीलिए एक्सपर्ट्स की राय आप सुनिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जो भारत की छवि इससे बहुत ऊंची हुई है, भारत का कद इससे बहुत बड़ा है। क्योंकि जब भारत ने ये G20 की अध्यक्षता को संभाला था पिछले साल दिसंबर में, 1 दिसंबर को, तो आजकल के दुनिया के हालात इतने खराब हैं। एक तो पहले कोविड-19 हुआ, उसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। तो सभी लोग ये सोच रहे थे जो इस G20 का सक्सेसफुल समापन नहीं हो सकता है। क्योंकि पिछले साल बाली में हमने देखा था, जब 17वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में जो उसको कैसे उसमें दर्शाया जाए फाइनल डिक्लेरेशन में, वो बहुत मुश्किल था। और केवल जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था राष्ट्रपति पुतिन को दैट दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जो ये युद्ध का युग नहीं है, उसी को लेकर उस फाइनल डिक्लेरेशन को हम आगे ले जा पाए थे। परंतु अब रूस ने कह दिया था जो वो उसे मान्य नहीं है। तो एक तो फाइनल डिक्लेरेशन को लाना, और वो मैं समझता हूं जो सम्मेलन खत्म होने से पहले ही दिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया, तो इससे भारत की जो छवि है एज अ कंसेंसस बिल्डर, एज अ विश्व मित्र, जो प्रधानमंत्री ने कहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान है। और दूसरा मैं कहूंगा, अफ्रीकन यूनियन को हमने जो एक इसका 21वां सदस्य बनाया है, अफ्रीका में करीब 54 देश हैं, बहुत ही उनकी आबादी है, वो भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट होगा, वहाँ के जो देश हैं। और इससे भारत एक प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ उभर कर आया है। तो मैं समझता हूँ इस सब का फायदा हमको अपने जनता की क्षमताओं को आगे ले जाने में, आर्थिक स्थिति को आगे ले जाने में, बढ़ाने में बहुत ही अच्छा योगदान करेगा। और फिर हुई राजनीति। सरकार ने डिनर पर मुख्यमंत्रियों को बुलाया, बवाल मचा नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के नाम पर। यह इंडिया गुट में मची हलचल है। ममता बनर्जी ने शिरकत की तो अधीर रंजन चौधरी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, ये कैसा अट्रैक्शन था कि वो पहले दिल्ली पहुंच गई। खाने की मेज पर ममता, योगी और अमित शाह के बगल में थी। नीतीश कुमार पर आया प्रशांत किशोर का रिएक्शन। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का एक तरीका है, एक दरवाज़ा वो खोलते हैं और पीछे से खिड़की और रोशनदान दोनों को खोल कर रखते हैं, किसकी कब ज़रूरत पड़ जाए। राजनीति का एक रूप शशि थरूर ने भी पेश किया। अपने ट्वीट में भारत के शेरपा अमिताभ कांत की तैयारियों की उन्होंने तारीफ की। कहा कि जब आपने IAS का चुनाव किया तो देश को एक काबिल IFS अफसर का नुकसान हो गया, लेकिन सरकार यही रवैया अपनी घरेलू समस्याओं को डील करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करती। उन्होंने नेता विपक्ष और किसी भी विपक्ष के सांसद को G20 में न बुलाए जाने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कोई भी लोकतंत्र अपने सहयोगी सांसदों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा बर्ताव नहीं करता। चलते चलते अब उम्मीद की बात में आज इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात। मैच में क्या हुआ, जब तक आप शो देख रहे होंगे आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी का। इस वीडियो में शाहीन अफरीदी जसप्रीत बुमराह को बधाई दे रहे हैं, तोहफा भी दे रहे हैं। बधाई और तोहफा जसप्रीत के पिता बनने पर। बुमराह और उनकी पत्नी संजना गणेशन 4 सितंबर को मम्मी पापा बन गए। बस यही सेलिब्रेशन था। तापमान वही मैच का, लेकिन कुछ तो राहत ये वीडियो ज़रूर देता है। आज के शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। टाटा।